हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने देखा था मेंडल ने जो पाइसम सेटाइवम यानी कि जो गार्डन पी है उसके ऊपर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले थे उन रिजल्ट्स के बेस पर उन्होंने 3 लॉज दिए थे, है ना। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उस लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस भी हमने देखे थे। नंबर फर्स्ट क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर हमने देखा कि जो कंप्लीटली डोमिनेंट जीन होता है, मतलब जो डोमिनेंट जीन होता है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाता है रेसेसिव एलील के ऊपर, है ना। जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाता रेसेसिव एलील के ऊपर। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है। फिर हमने देखा था कोडोमिनेंस। अगर कोई दो डोमिनेंट जीन एक साथ किसी एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो दोनों ही अपना इफेक्ट इक्वली शो करते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, आज हम बात करेंगे उससे आगे की कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए। जैसे कोई भी एक जीन है, एनएल कहते हैं कि कोई जीन जो है वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और हमेशा एक ही जीन होगा जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और उसके एलील्स हो सकते हैं एक, ज्यादा, दो हो सकते हैं। ठीक है, एक उसमें से एक डोमिनेंट होगा, एक से होगा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड नहीं पाता है। कई बार एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा भी देखा गया, कि कई बार कई सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। कोई एक जीन कई सारे कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3 इनको कंट्रोल करता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा कई सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को करते हैं। तो मेंडल की ये बात जो थी ना कि एक कैरेक्टर को लेकर के एक, वो बात जो है वो गलत साबित हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ नॉन मेंडेलियन फिनोमिनाज है, इसकी बात करेंगे। इसमें आता है नंबर फर्स्ट, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट्स एज इट इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। मतलब कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो है उनको अफेक्ट कर रहा है एक साथ में एक ही टाइम पर, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये क्रोमोसोम है, क्या है ये क्रोमोसोम, इस पर ये एक जीन है, करेक्ट। अगर इस जीन के अंदर कुछ डिफेक्ट है तो कोई एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर और तीसरा कैरेक्टर्स जो होता है, स्पेशल कैरेक्टर को हम ट्रेट बोल देते हैं, पता है ना। स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होता है उसको ट्रेट करते हैं। तो ट्रेट ए, ट्रेट बी और ट्रेट सी, तीन तरह के इफेक्ट दिखाई देंगे बॉडी के अंदर। मतलब एक जीन के खराब होने से तीन इफेक्ट दिखेंगे। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड। अब यहां देखो, the gene that has a multiple phenotypic effect because of its ability to control expression of a number of characters is called gene। यानी ऐसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो है उनको कंट्रोल करता है, एक हम जीन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गार्डन पी जीन कंट्रोल्स द फ्लावर कलर। क्या कह रहा हूं? गार्डन पी के अंदर जो फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कलर ऑफ सीड कोट एंड प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट ऑन द लीफ। यानी कि देखो, एक जीन है, तीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर सेकंड, कलर ऑफ सीड कोट उसको कंट्रोल कर रहा है। और नंबर थर्ड, रेड स्पॉट्स ऑन द लीफ एक्सियल। तीन कैरेक्टर, वन जीन तीन कैरेक्टर, वन जीन तीन कैरेक्टर। जैसे ना वो एक एड सुना, एक शैम्पू का एड आता है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन वाला। वैसे ही एग्जैक्टली ये क्या है? वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है ना, उसमें दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तीन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, चार कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मेंडल तो कहता था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर, लेकिन यहां ये चीज नहीं लगती है। ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल देखो, एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ द दिस another example of this is the disease phenylketonuria which occurs in human. यानी एक डिजीज होती है फिनाइलकीटोन्यूरिया जो कि ह्यूमंस में होती है, वो भी एग्जांपल है प्लियोट्रोपिक। कैसे? द डिजीज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है इसके अंदर। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है, हालांकि ये डिजीज आगे डिटेल में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं, ठीक। हमारी बॉडी में आपको पता है जो प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता है? बाय एमिनो एसिड, है ना, बाय एमिनो एसिड। जब बहुत सारे एमिनो एसिड जो होते हैं वो ऐसे चेन में जुड़ते हैं ना, बहुत सारे एमिनो एसिड जब चेन में जुड़ते हैं तो क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, करेक्ट। अब एक बात बताता हूं आपको, एक बॉडी में ना एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलिन। क्या होता है? फिनाइल एलिन। ये क्या है? ये एक एमिनो एसिड है। क्या करेगा? सीधी सी बात है, एमिनो एसिड है तो जुड़ेगा और प्रोटीन बनाएगा। ये फिनाइल एलिन पहले कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर, तो कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और इसे कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चाहिए होता है। अब ये एंजाइम है तो ये एंजाइम बनाएगा कौन? कोई ना कोई डीएनए होगा, कोई डीएनए होगा, उससे एमआरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन तो एंजाइम की तरह काम करेगी, करेक्ट। मान लो यहां कोई डीएनए था, उसके ऊपर कोई जीन लगा हुआ है, ये जीन इस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गलती से अगर इस जीन के अंदर डिफेक्ट आ गया, या जीन इनएक्टिव हो गया, या जीन खराब हो गया। जीन खराब कैसे होते हैं, इफेक्टिव कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा आगे मैं म्यूटेशंस पढ़ाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। कि यहाँ क्या होता है, डीएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं, अब वो नाइट्रोजनस बेसिस अगर अपनी पोजीशन से हट जाता है या उनकी पोजीशन गड़बड़ा जाती है तो डीएनए में चेंज आ जाता है, और ये जीन जो है वो काम करना छोड़ देता है या काम करना कम कर देता है। तो मान लो इस जीन के अंदर खराबी आ गई तो क्या ये एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या फिनाइल एलेनिन टायरोसिन नाम के एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा? फिनाइल एलेनिन भी एमिनो एसिड है, टायरोसिन भी एमिनो एसिड है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा? फिनाइल एलेनिन जो है बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, वो हिट होता है। अब फिनाइल एलेनिन जो बॉडी हिट होता है तो क्या होता है, ये अपने कुछ डेरिवेटिव्स बनाता है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा चेंज होने लगता है, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाने लगता है, तो जो नए मॉलिक्यूल बनते हैं उनको बोलते हैं कि वो उसके डेरिवेटिव्स हैं, मतलब उससे बने हैं। जैसे फिनाइल एलेनिन जो होता है, फिनाइल एलेनिन आगे चल करके कन्वर्ट होने लगता है फिनाइल पायरुवेट में, फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होने लगता है और अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होने लगता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर के जमने लगता है। ये ब्रेन के आसपास के हिस्सों में भी जाके जमता है। और ये फिनाइल पायरुवेट क्या करता है, तो एक छोटा बच्चा होता है, हालांकि ये डिजीज क्या होगी, ये डिजीज जन्म से ही होगी। जो बढ़ता बच्चा है उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसको रिटार्टेड करता है, मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लो कर देता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि रह जाते हैं, मेंटली रिटार्टेड रह जाते हैं। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया है। और सुनिए, सुनना ध्यान से, मेंटली रिटार्डेशन ये पहला इफेक्ट आया। मेंटल रिटार्डेशन क्या है? पहला इफेक्ट आया। दूसरा इफेक्ट सुनिए, जो टायरोसिन होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है ब्लैक कलर का जिसका नाम होता है मेलेनिन। इसका नाम होता है मेलेनिन। मेलेनिन जो होता है वो क्या करता है, हमारी स्किन के कलर को क्या बनाता है? डार्क बनाता है। जो हम देखते हैं ना, हम धूप में जाते हैं तो काले हो जाते हैं। हम काले क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, मेलेनिन पार्टिकल्स बनने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है, हमारी स्किन डार्क हो जाती है। उन मेलेनिन पार्टिकल्स को बनाने के लिए भी क्या चाहिए होगा? टायरोसिन चाहिए होता है। अब टायरोसिन है ही नहीं तो क्या मेलेनिन पार्टिकल बनेगा? नहीं बनेगा। तो पता है वो पर्सन जो है उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिखाई देने लगती है।
ऐसा लगता है वो एकदम सफेद सफेद स्किन वाला जो पर्सन होता है ना, एल्बिनिज्म जैसा, वैसा दिखने लगता है। तो यानी कि लेस पिगमेंटेशन होता है उसकी बॉडी के अंदर, पिगमेंटेशन सही तरीके से स्किन के ऊपर नहीं हो पाता। दूसरा इफेक्ट क्या बताओ, जीन एक खराब हुआ, इफेक्ट दो दिखे, ठीक है ना? क्या लिखा है देखो, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम phenylalanine hydroxylase. This manifests itself through a phenotypic expression of characterized by a mental retardation and reduction in hair and skin pigment. क्या बहुत सारे इफेक्ट है, मेंटल रिटार्डेशन है, हेयर के नंबर भी रिडक्ट हो जाते हैं, स्किन पिगमेंटेशन कम हो जाता है, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ये यूट्रोपिज्म के। देखो क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज है, इसके अंदर क्या बनता है, फिनाइल एलेनिन बनता है। फिनाइल एलेनिन जो है, ये फिनाइल एलेनिन ये हमारी बॉडी में सही तरीके से रह जाए, ठीक, क्योंकि वो आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएगा एरोसिन के अंदर, नहीं हो तो वो फिनाइल एलेनिन जो होता है वो अपने डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होने लगता है, फिर बॉडी में बहुत सारा क्या हो जाता है, फिनाइल एलेनिन जमा होने लगता है। तो हमारी बॉडी भी ये चाहती है कि वो बाहर निकले फटाफट, क्योंकि बॉडी भी तो इतना सारा फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगी, तो बॉडी से बाहर निकलता है कैसे, थ्रू द यूरिन, इनके थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कई बार हो जाते हैं, सीजर्स भी कई बार हो जाते हैं। मतलब देखा जाए तो वो व्यक्ति जो है वो देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मंदबुद्धि सा है, पागल सा है, ठीक है, सोचने समझने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है उस व्यक्ति की, ये सारी चीजें दिखती, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की। मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि एक से ज्यादा एलील, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एलील जब मिल करके, एक से ज्यादा एलील्स जब मिल करके क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को डिसाइड करवाते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। देखो, when a gene exists in a more than two allelic forms, it shows the phenomena of multiple allelism. For example, ABO blood grouping gene of for blood group exists in the three allelic forms IA, IA, IB and I. इसी को हम small I भी बोल देते हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है ना। Mendel's studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as a flower color which are either purple or white. मेंडल जो है उसने जो स्टडी की थी वो तो सिर्फ बोलता था कि हमेशा एक कैरेक्टर जो होता है उसके दो डिस्टिंक्ट फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, बस जैसे फ्लावर कलर या तो पर्पल या व्हाइट, तो उनके लिए भी जो एलील होंगे वो दो ही होंगे, लेकिन यहां तो दो से ज्यादा एलील्स मिलते हैं। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and they are spread across the gradient. इसका मतलब ये है कि अब अगर आपके आसपास देखोगे तो कई सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो डिस्टिंक्ट नहीं होते। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आसानी से देख करके पहचानने वाला, या डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं, कई बार इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स भी मिलते हैं कि ना तो वो पूरा डोमिनेंट है ना वो पूरा रिसेसिव है, बीच का कैरेक्टर भी दिखेगा हमें, कई जगहों पर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल, बिल्कुल सही है। मेंडल तो कहता था मटर का प्लांट सिर्फ टॉल है या शॉर्ट है, ये बोलता था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट में तो ये नहीं होता या तो टॉल या शॉर्ट, बीच के कई सारे अलग अलग तरह के फिनोमिना दिखने को मिलते हैं। ये ज्यादा टॉल है, ये ज्यादा शॉर्ट है, ये बीच के आकार का है या नहीं। देखो, इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टेंट अल्टरनेट बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, पूरी पॉसिबल हाइट्स जितनी भी होती है सारी हमारे ह्यूमंस के अंदर मिलती है। Such traits are generally controlled by 3 or more than 3 genes that are called as polygenic traits. यानी कि ये ऐसे traits होते हैं जो कि एक से ज्यादा जीन्स से कंट्रोल होते हैं, उन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। ट्रेट्स का मतलब एक स्पेशल तरह का फिनोटाइप कैरेक्टर, ठीक है। बहुत सारे जीन जो है वो मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कैसे? Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account of their influence of environment. कई बार क्या होता है, जो polygenic inheritance देखी जाती है वो environment के influence से भी हो सकती है। वहाँ का environment ऐसा होता है, इस तरह से वहाँ के genes कुछ modifications दिखाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि कई सारे जीन मिल करके एक साथ किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करवा रहे हैं,
ठीक है, देखो अभी यहाँ इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. The human skin color is another classic example of this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of the each allele. For example, the effect of each allele is additive. ठीक है, मतलब कई सारे एलील्स मिल करके जब एक कैरेक्टर को डिसाइड करवाते हैं, समझ में आ रहा है, कई सारे एलील्स एक कैरेक्टर को डिसाइड करवा रहे हैं. वो एलील्स जितने डोमिनेंट हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट गिने जाएंगे, जितने रेसिव है वो सारे के सारे रेसिव गिने जाएंगे. ठीक है ना, हर जीन का अपना ऐड करने वाला इफेक्ट दिखाई देगा. देखो कैसे. To understand this better, let us assume that the three genes A, B and C control the skin color in human, which the dominant form is A, B and C responsible for the dark skin color and the recessive form small a, small b and small c for the light skin color. समझाता हूं. A, B और C ये तीन जीन है, करेक्ट. अब आपको पता है कभी भी जीन सिंगल फॉर्म में तो रहेंगे नहीं. कैसे रहेंगे? हमेशा वो रहेंगे जुड़े में, पेयर में. तो देखो क्या मैं यूं लिख दूं, कैपिटल A कैपिटल A, कैपिटल B कैपिटल B, C कैपिटल C. अगर कोई ऐसा है तो मुझे बताओ क्या सारे के सारे जीन्स क्या उसके अंदर डोमिनेंट है क्या? तो ये डार्केस्ट स्किन कलर प्रोड्यूस करेंगे, डार्केस्ट स्किन कलर. और अगर ये सारे जीन ऐसे हो जाए तो स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ स्किन कलर जो है वो लाइटेस्ट स्किन कलर होगा. लाइटेस्ट स्किन कलर, लाइटेस्ट स्किन कलर सबसे कम स्किन कलर होगा, क्योंकि ये जीन हमारी बॉडी में मेलानिन पार्टिकल्स जो है उसके फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं. तो अगर ये जीन डोमिनेंट स्टेट में हुए तो वो सबसे ज्यादा मेलानिन पार्टिकल बनाएंगे तो स्किन का कलर डार्क हो जाएगा. और सारे के सारे कैसे होते हैं, अगर वो रेसिव स्टेज में गए तो वो बिल्कुल भी मेलानिन पार्टिकल नहीं बनवा पाएंगे, तो स्किन का कलर लाइट हो जाएगा. एग्जांपल बात करते हैं, जो अफ्रीकन्स होते हैं ना, अफ्रीकन्स एकदम डार्केस्ट कलर वाले होते हैं, बहुत डार्क होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जीन जो होते हैं मोस्टली क्या डोमिनेंट होते हैं. और वहीं देखो आप इंग्लैंड वाले लोग जो है के अंदर ये सारे के सारे जीन कैसे होते हैं, रेसिव होते हैं. इसीलिए उनके तो बालों का कलर भी ब्लैक नहीं होता. क्यों? क्योंकि पिगमेंटेशन ही नहीं हो रहा उनके अंदर, मेलानिन पार्टिकल्स ही नहीं बन रहे. क्यों? क्योंकि सारे के सारे जीन कैसे रेसेसिव स्टेज में है. इसीलिए वो धूप में जाते हैं ना, वो धूप में काले नहीं पड़ते, वो धूप में लाल पड़ जाते हैं. आप देखोगे कई बार कि वो लोग स्किन का कलर जो है उनका वो लाल हो जाता है कई बार, लेकिन काले नहीं होते. काले इसलिए नहीं होते क्योंकि मेलानिन पार्टिकल्स बन ही नहीं रहे. ठीक है, देखो एक चीज और बताता हूं. अभी मैंने पीछे की बात बोली थी, मैंने कहा कि जितने भी एलील्स हैं सबका इफेक्ट ऐड किया जाएगा, करेक्ट. एक बात सुनो, मैं एक फिनोमेना लेता हूं. ये जीनोटाइप है मेरे पास किसी ह्यूमन का. इसमें आप देखोगे कि डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3. तो मैं लिख दूं 3 क्या है, डोमिनेंट है. और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी 3 ही क्या है, रेसेसिव है. रेसेसिव है, करेक्ट. तो इसका कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट टाइप का होगा, है ना, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट. अब देखो अगर मैं यूं लिख दूं, ये लिख दूं अगर मैं जीनो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी. बताओ डोमिनेंट कितने, बताओ डोमिनेंट कितने, 3 ही डोमिनेंट है. 1 2 और 3, 3 डोमिनेंट है. रेसिव कितने, 1 2 3, 3 ही रेसेसिव है. 3 ही डोमिनेंट है और 3 ही रेसिव है. तो पता है इसके जीनोटाइप के अंदर जो स्किन का कलर आएगा एग्जैक्टली इसके जीनोटाइप में भी वही कलर आएगा. अरे हमें ये नहीं देखना कि कौन सा जीन डोमिनेंट है और कौन सा जीन रेसेसिव है, हमें ये देखना है कितने जीन डोमिनेंट और कितने जीन रेसेसिव है. वहां भी 3 डोमिनेंट 3 रेसिव है, यहां भी डोमिनेंट. तब हर एक एलील का क्या होगा, अपना अलग से इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो ऐड किया जाएगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने. बोलो इसका क्या, 5 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट है, 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट है और एक क्या है, रेसेसिव है, करेक्ट. अगर मैं यू फिनोटाइप और जीनोटाइप और लिख दूं, ये जीनोटाइप बोलो, क्या यहां पर भी 5 डोमिनेंट और एक रेसेसिव है क्या? हाँ बिल्कुल है. तो 5 डोमिनेंट है
और एक क्या है, रेसिव है। हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसिव है, हमें बस ये देखना है कितने डोमिनेंट कितने रेसिव। क्या इन दोनों का जो स्किन पिगमेंटेशन है सेम होगा क्या? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। The genotype with all the dominant alleles is a capital A, capital A, capital B, capital B, and capital C will have the darkest skin color, and that with all these recessive alleles like small a, small b, and small c will have the lightest skin color. Correct? As expected, the genotype with the 3 dominant alleles and the 3 recessive alleles will have the intermediate skin color. अभी बताया था 3 dominant 3 recessive क्या होगा, intermediate skin color आएगा। In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin and individual. यहाँ हर जीन जो है वो अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो स्किन के कलर को डार्क बनाने में या देखो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रिजल्ट। मेंडल के रिजल्ट्स की रीडिस्कवरी की बात करते हैं। देखो मेंडल ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे वो पोस्टुलेट्स ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। कारण क्या था? उस समय लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने चीजें पहले ही बताई है, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए यानी जेनेटिक्स को समझाने के लिए उसके अंदर मीन मोड का यूज कर लिया, यानी कि मैथ्स यूज कर ली उसने। तो उस समय के जो लोग थे उनको ये चीजें समझ में नहीं आई कि मेंडल भैया क्या कर रहा है। ठीक है, ये आप बायोलॉजी के कंसेप्ट में मैथ कैसे यूज कर रहे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आई। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर इंटरनेट है, ठीक है ना, इंटरनेट पे हम कोई भी एक चीज डालेंगे फटाफट से वायरल हो जाएगी, है ना। बहुत चीजें वायरल होती है आजकल तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फेसबुक पे इतनी चीजें वायरल हो रही है। ठीक है, एक सेकंड नहीं लगता चीज को वायरल होने में। ठीक है ना, ये यहाँ डाली और वहां सबके पास पहुंच गई, पूरे वर्ल्ड में पहुंच गई। उस समय तो इंटरनेट जैसी सुविधाएं अवेलेबल ही नहीं थी, कैसे चाहते। ठीक है, तीसरा था मेंडल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में एक वर्ड यूज करता, फैक्टर 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 फैक्टर, कि भैया फैक्टर दिखाओ। कि मतलब फैक्टर आप जो बोल रहे हो किसी कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला, जिसको आज हम जीन बोलते हैं, तो मेंडल को बोला गया भैया आप फैक्टर बोलते हो, हमें दिखाओ फैक्टर का। तो इतना तो डीएनए को देखने की तो उस समय भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो हम उतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं बना पाए थे। मेंडल कहता देखो हम उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो मैं नहीं बता पाता। उसने जो फैक्टर टर्म यूज की थी उसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस जो है वो नहीं समझा पाए थे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेंडल जो है वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। लेकिन 1900 के अंदर 1900 के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के जो लॉस है उनकी डिस्कवरी की। वो भी जेनेटिक्स पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हमसे पहले भी एक साइंटिस्ट ऐसा है जो हमारे जैसे ही कुछ नियम दे करके चला गया है। तो वो दुनिया के सामने ये सारे लॉस दोबारा से लेकर के आए कि जो मेंडल ने जो चीज बताई है वो सारी सही है। तो देखो इन 1900 3 साइंटिस्ट नेमली डिवरेज, कार्ल कॉरेंस, पूरे नाम बोल रहा हूं मैं, एंड एरिक वन शेरमैक independently rediscovered the Mendel's results on the inheritance of the character. साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए क्या किया, मेंडल के जो लॉस रीडिस्कवरी करी। इसके बाद आता है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे हमारे पास क्या होती है, टेक्निक्स में एडवांसनेस आती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए देखा, डीएनए जो होता है उससे क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं वो देखे। तो उन्होंने ये देखा कि जो क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न है, क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है, क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं उन्हीं के ऊपर तो जीन लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अलग होते हैं तो क्या होता है, फैक्टर्स जो होते हैं या जो जीन जो होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। मियोसिस के टाइम पे आपको पता है, मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ क्रोमोसोम्स का एक सेट जो होता है वो एक गैमेट में जाता है। ये होता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे मेंडल बात कर रहे थे कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील्स अलग हो जाते हैं, तो वैसे देखा उन्होंने क्रोमोसोम्स भी अलग हो जाते हैं।
ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ नियम दिए गए या थ्योरीज दी गई, वो थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कब दी गई? 1902। इट वाज प्रपोज्ड बाय द वॉल्टर सटन एंड द थियोडर बोवेरी। 19 सटन और बोवेरी, दो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये दी थी। They discovered the behavior of chromosomes was parallel to behavior of genes। उन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है वो जीन्स के बिहेवियर के जैसा ही होता है। क्रोमोसोम्स एंड जीन बोथ अकर इन पेयर। हाँ, क्रोमोसोम्स और जीन्स जो होते हैं दोनों पेयर में मिलते हैं, आपको पता है। क्रोमोसोम्स के जोड़े मिलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं उनको। The two alleles of a gene pair are located on the homologous sites of the homologous chromosomes। यानी कि जो एलिलिक जीन पेयर्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेम साइड पे लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये क्रोमोसोम है जो शेप और साइज में एक जैसा दिखता है, पता है ना आपको, उन्हीं को तो हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, पहले भी बताए हुए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब मान लो इसके इस जगह पर कैपिटल टी लगा है तो उसके सामने इसी जगह पर स्मॉल टी लगा हो सकता है। तो क्या इनकी लोकेशन सेम है? बिल्कुल लोकेशन सेम है। और ये दोनों जीन्स जो होते हैं इनको एलिलिक जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिलिक जीन्स कहते हैं। They further propose that the pairing and the separation of the pair of chromosomes lead to the segregation of the pair factors they are carried। ये बोलता है गैमेट बनते समय क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली वही है, ये एग्जैक्टली उसी टाइप का है जैसे कि मेंडल बोलता था कि गैमेट बनते समय एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सटन united chromosomal segregation with Mendelian principles and proposed the chromosomal theory of inheritance। तो सट्टन ने क्या किया था, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन वाली जो चीज है, जो क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, उसको उन्होंने ऐड किया मेंडल के उस फिनोमिना से जो मेंडल कहता था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एलील्स अलग हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बात की। ये मैंने सिर्फ यहाँ आइडिया दिया थोड़ा सा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्या थी, उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किसी और साइंटिस्ट ने किया था। एच मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, वो एक तरह की क्या होती है, बीज होती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने लिंकेज की थ्योरी भी दी थी। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या थी, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या बताया, प्लस इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।